दिल्ली जो ना ही बस इंडिया का कैपिटल है, बल्कि दिल्ली क्राइम केस का भी कैपिटल है, जहाँ हर रोज़ हज़ारों की तादाद में केस रजिस्टर होता है। ठीक ऐसा ये केस है दिल्ली का सरताब केस, जहाँ एक लड़का दिल्ली जैसे शहर में सरदा के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंकता रहता है। साथ ही में जहाँ उसने मर्डर किया है, वहाँ पर कई लड़कियों को मिलने को भी बुलाता है। सरदा का जन्म 1925 मुंबई में हुआ था। वो अपने फैमिली के साथ मुंबई के बाहर रहती थी। 2019 में सरदा एक डेटिंग ऐप के थ्रू आफ्ताब से मिलती है, जहाँ दोनों की दोस्ती होती है। फिर दोनों मुंबई की कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। साथ डेली मिलने से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। जब सरदा अपना और आफ्ताब के बारे में अपने फैमिली में बताती है कि आफ्ताब से शादी करना चाहती है, तो सरदा के पेरेंट्स इस रिश्ते के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि आफ्ताब मुसलमान था। इसके बाद सरदा अपने माँ बाप से दूर हो जाती है, क्योंकि उसे उस टाइम लगता है कि ये उसके प्यार के दुश्मन है। 2020 में सरदा की माँ को कोविड हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। सरदा बस अपनी माँ से बात करती थी। माँ की डेथ के बाद सरदा अपनी फैमिली से और दूर हो गई थी। आफ्ताब और सरदा के बीच भी लड़ाई होना शुरू हो गई थी, क्योंकि अब आफ्ताब पूरी तरीके से सरदा पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो गया था और सरदा को आफ्ताब कभी कभी मारता भी था। 23 नवंबर 2020 को आफ्ताब ने पहली बार सरदा को पूरी तरीके से मारा था, जिसके बाद सरदा को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था। सरदा जब ये बात अपने दोस्तों को बताती है, तो उसके दोस्त उसे आफ्ताब के खिलाफ कंप्लेंट करने को बोलते हैं। सरदा कंप्लेंट में लिखवाती है कि आफ्ताब उसे धमकी देता है कि वो उसे मार देगा। मारने के बाद से वो उसकी बॉडी को काट के फेंक देगा। पर जब वो हॉस्पिटल में थी, आफ्ताब उससे मिलने आता है। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि उसके पास वापस चली है, नहीं तो वो मर जाएगा। सरदा इमोशन में आकर के आफ्ताब की बात को मान लेती है और कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर जब सरदा उसे शादी के लिए बार बार मनाती है, तो फिर वापस से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब आफ्ताब जानता था कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसे छोड़ के चली जाएगी। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, वो ना ही शादी करना चाहता था। वो हर बार सरदा को टालता रहा। फिर वो सरदा को मारने का प्लानिंग शुरू करता है। उससे पहले वो एक ट्रिप पे ले जाता है, जहाँ उसे प्लानिंग का टाइमिंग मिल जाएगा, एंड वो सरदा को पहले हिमाचल प्रदेश में लेके जाता है। वो चाहता था कि वो कुछ ऐसे एरिया में लेके जाए जो हिल एरिया हो, सुनसान इलाका हो, ताकि उसे वो वहाँ से ही फेंक दे, पर वहाँ उसे मारने का चांस नहीं मिलता है। वो फिर वहाँ पे आफ्ताब की मुलाकात बद्री से होती है, जो दिल्ली का था एंड छतरपुर पहाड़ी इलाके के पास रहता था। एंड आफ्ताब को भी कुछ ऐसे एरिया की तलाश थी जहाँ वो सरदा को मार सके। आफ्ताब बद्री से उस एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उसे ये जानकर काफ़ी खुशी होती है कि ये काफ़ी दूर है दिल्ली से, एंड वहाँ एक जंगल है एंड एक तालाब है। ये काफ़ी सुनसान इलाका था। फिर ये एरिया आफ्ताब को सही लगता है। फिर मुंबई जाने से पहले आफ्ताब सरदा को मनाता है कि वो मुंबई जाने से पहले एक बार दिल्ली चलें। दिल्ली में वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। फिर वो सरदा को रूम में छोड़ करके उस एरिया को देखने के लिए जाता है। फिर वो सरदा को मनाता है कि उन्हें दिल्ली में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया काफ़ी सही है एंड यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। सरदा पहले मना करती है, फिर वो मान जाती है जब उसे ये पता चलता है कि आफ्ताब भी साथ में जॉब करेगा एंड वो जल्दी शादी कर लेंगे। अब आफ्ताब उस एरिया में घर देखता है जो जंगल से काफ़ी नज़दीक हो एंड सुनसान वाला एरिया हो। बद्री की हेल्प से 15 मई को उन्हें एक रूम मिल जाता है। अभी रूम मिले उन्हें बस 3 ही दिन हुए थे कि 18 मई को आफ्ताब और सरदा के बीच में शादी को लेकर के फिर से झगड़ा शुरू होता है। इस पर आफ्ताब और सरदा के बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा था कि आफ्ताब सरदा को मारने के लिए उसका गर्दन दबाना शुरू कर देता है। वो उसका गर्दन तब तक दबाता रहता है जब तक सरदा मर नहीं जाती है। मरने के बाद से सरदा की बॉडी को वो बाथरूम में ले जाता है। फिर वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है और खाना खा करके वो सो जाता है। नेक्स्ट डे वो 3000 लीटर का फ्रिज लेता है एंड एक आरी लेकर के घर आता है। घर आने के बाद से शाम को बॉडी के टुकड़े करने शुरू करता है। जो पार्ट छोटे होते हैं उन्हें वो प्लास्टिक में रख करके फ्रीज़र में रख देता है एंड बाकी को वो ऐसे ही फ्रीज में रख देता है। फिर वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है, खाना खाने के बाद सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो यही प्रोसेस करता है। उसे ये सब करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। फिर 21 मई को पहली बार वो अपने बैग में
बॉडी के कुछ टुकड़े को डालता है एंड महरौली के जंगल में जा कर के उन टुकड़ों को फेंक करके वापस चले आता है। उसे कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं इन सभी कामों को करने को, और करीब 4 से 5 जून तक वो 18 से 22 टुकड़े को फेंक चुका था। फेंकने के बाद से वो हर रोज़ घर आता, घर की सफाई करता, और सफाई को उसने इस प्रकार से की थी कि पुलिस ने जब घर की जांच की तो उन्हें एक सैंपल तक नहीं मिला। आफ्ताब ने मर्डर करने के बाद से ना ही घर बदला, ना ही शहर बदला, वो वहीं रहा। सरता बहुत एक्टिव हुआ करती थी सोशल मीडिया पे, तो किसी को शक ना हो इसलिए वो सरता के फ़ोन से उसके सोशल मीडिया को हैंडल किया, उसके दोस्तों से बात करता रहा एंड उसने कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र किए। जुलाई के बाद उसने रिप्लाई बंद कर दिया। इससे सरता के एक फ्रेंड को काफ़ी अजीब लगता है, तो वो सरता के भाई से उसके बारे में पूछता है। सरता का भाई अपने पापा को बताता है कि सरता के पापा को भी ये काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि सरता के पापा को सरता के बारे में उसके सोशल मीडिया से ही पता चलता था एंड बहुत दिनों से सरता ने कुछ ऑनलाइन पोस्ट या अपडेट नहीं दिया था। तो सरता के पापा हर जगह सरता के बारे में पता करते हैं और सब ने यही बोला कि उनका सरता से बात जून या जुलाई की बात नहीं हुआ है एंड अब सितंबर चल रहा था। तो फिर मुंबई में एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाते हैं एंड पुलिस भी सबसे पहले आफ्ताब से बात करता है, क्योंकि आफ्ताब ही लास्ट पर्सन था जिसके साथ सरता को देखा गया था। जब आफ्ताब से बात करती मुंबई पुलिस तो आफ्ताब बोलता है कि सरता उसे दूसरे बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ कर चली गई। उसे छोड़ कर जाने के बाद से आफ्ताब ने सरता से कभी बात नहीं किया। पुलिस भी उसे जाने देती है। फिर जब सरता के पापा पुलिस को सरता के कंप्लेंट को लेकर के बार बार फोर्स करती है, तो आखिरकार नवंबर में मुंबई पुलिस सरता केस को लेकर के दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है और 24 घंटे के अंदर आफ्ताब को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है एंड अरेस्ट करने के बाद आफ्ताब ये मान लेता है कि हाँ, खून उसी ने किया है एंड वो पुलिस को बताता है कि उसने मर्डर कैसे किया एंड एक नोट के थ्रू वो मुंबई पुलिस को एंड दिल्ली पुलिस को एक्सप्लेन करता है कि उसने बॉडी के टुकड़े को कहाँ कहाँ डिपॉजिट किया है। पुलिस को कुछ हड्डियों के टुकड़े भी मिलती हैं एंड जाँच करने पर यह पता चलता है कि ये हड्डियाँ सरता की ही हैं। आफ्ताब बहुत से क्राइम रिलेटेड वेब सीरीज़ एंड डॉक्यूमेंट्री देखता था, तो उसे पता था कि एविडेंस को कैसे मिटाते हैं एंड बॉडी के टुकड़े करने से बॉडी को खोजने में प्रॉब्लम होगी एंड उसके अगेंस्ट एविडेंस भी कम मिलेगा एंड अगर बॉडी के एविडेंस कम मिलेंगे तो उसके खिलाफ भी कोई पक्का सबूत नहीं होगा कि खून उसी ने किया है एंड बस गवाही की बुनियाद पे उसे कोई लाइफ टाइम पनिशमेंट नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट में सज़ा के लिए एविडेंस होना इम्पॉर्टेंट है एंड आफ्ताब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है कि मर्डर उसी ने किया है। उसे बस गवाही की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया था एंड अगर वो कोर्ट में ये बोल दे कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है तो पुलिस को और मुश्किलें हो सकती है इंसाफ दिलाने में। और ठीक ऐसा ही होता है जब मई 2023 में मर्डर के 1 साल बाद दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब पर मर्डर चार्ज लगाया एंड एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए चार्ज लगाया, जिस पर आफ्ताब कोर्ट में बोलता है कि वो बेकसूर है, उसने खून नहीं किया। इससे दिल्ली पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और इस केस का जजमेंट आना अभी बाकी है। सो स्टे कनेक्टेड टू नो आखिर क्या हुआ सरता के दोषी के साथ।